राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का क्लास में। वन लाइनर की मिक्स क्लास है ये, तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन देखना था। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चारुदत्त कैसे नायक हैं। मृच्छकटिका में चारुदत्त है ना, तो नायक के प्रकार भी पूछा जाता है, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त। तो चारुदत्त जो हैं वो धीर प्रशांत नायक हैं। फिर है कि फली सकल मन कामना, लुटियो अगणित चैन। इसमें शब्द शक्ति बताना है, तो इसमें लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना है। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। फिर पूछता है इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो ये शुद्ध वाक्य है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, शुद्ध है। फिर अगला है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो ये जो वाक्य दिया है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत वाक्य है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, ना कि घोर। एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर का, तो पता होगा। फिर पूछा गया है चंदबरदाई का मूल निवास। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा है, इनका मूल निवास पूछा है, तो ये लाहौर के थे। कहाँ के थे? लाहौर के। फिर है कि पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास ने क्या माना है। तो पृथ्वीराज रासो को श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानते हैं। ठीक, शुक्ल जी अप्रामाणिक, हजारी अर्ध प्रामाणिक और श्याम सुंदर दास प्रामाणिक। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि चंदबरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि किसने माना है। चंदबरदाई को वीर काव्यधारा का पहला कवि रामकुमार वर्मा ने माना है, ये ध्यान देना है। और चंदबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि शुक्ल जी मानते हैं। फिर कुछ बोली दी गई हैं कि भुक्सा जो बोली है वो किस भाषा की है। तो ये ध्यान देना है कि भुक्सा बोली ब्रज भाषा की है। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। फिर है पहाड़ ताली। तो पहाड़ ताली बोली है कौरवी भाषा की। बनाफरी बोली है बुंदेली का। और बिजनौरी जो बोली है वो खड़ी बोली का। भुक्सा ब्रजभाषा, पहाड़ ताली कौरवी, बनाफरी बुंदेली और बिजनौरी खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकणी। कोंकणी किस भाषा की प्रमुख बोली है? एग्जाम में पूछा गया है। तो कोंकणी मराठी भाषा की प्रमुख बोली है। किस भाषा की? मराठी भाषा की। फिर है नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है। तो नाटक में पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चूलिका। तो ध्यान देंगे, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कश्मीरी, सीरा, चित्राली, भारत ईरानी की किस शाखा के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं कश्मीरी, सीरा, चित्राली, ये भारत ईरानी की दरद शाखा के अंतर्गत आती हैं। किस शाखा के अंतर्गत? दरद। भाषा विज्ञान से है ये। फिर पूछा गया है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार संस्कृत के किस शब्द से है। तो पाली शब्द की व्युत्पत्ति विधुशेखर भट्टाचार्य पंक्ति से मानते हैं। किससे? तो पाली शब्द की उत्पत्ति विधुशेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से माना है। फिर है ई स्वर है। तो ई कैसा स्वर है? ई संवृत स्वर है। पूछा जाता है संवृत, विवृत, अर्धविवृत, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं। तो ई जो है ये संवृत स्वर है, ध्यान देना है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत से एक प्रश्न कन्फर्म है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ के और यहीं से गलती कर दिए। तो ई संवृत स्वर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है। तो कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। रसात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी, और रसात्मक महाकाव्य शुक्ल जी ने कहा है, और विकासात्मक महाकाव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो रसात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी। फिर पूछा गया है कि ओ और औ ये कैसी ध्वनियाँ हैं। तो ओ और औ कंठोष्ठ हैं, क्योंकि उनका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों से मिलने से होता है। तो ओ औ क्या है? कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि महान है जो देव,
ये किस समास का विग्रह है? तो महान है जो देव, ये बहुब्रीहि समास का विग्रह है। ठीक, तो ध्यान देना है, महान है जो देव बहुब्रीहि समास का। फिर है बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है। इसमें वाच्य बताना है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। तो बुराई सदैव अच्छाई से पराजित होती है, इसमें कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। फिर है व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में आपको जैसे, तैसे, जिसका, जब, तब, की ये सब शब्द मिल जाए तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे जैसे मिल गया आपको, ठीक, और मिल जाता है तो वहाँ संयुक्त हो जाता है। तो व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, मिश्र वाक्य है। फिर ये भी आया है कि राधा रात भर जागती रही। इसमें अव्यय का कौन सा भेद है? तो विकल्प दे देगा विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, कई प्रकार के विकल्प बना देगा। जो अव्यय नहीं होगा उसको भी बना देगा विकल्प। अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो राधा रात भर जागती रही, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसा अव्यय है? क्रिया विशेषण। जागना क्रिया है और रात भर जागती रही ये विशेषता है जागने की। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर है किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था के अस्थायी प्रधान को क्या कहते हैं? तो किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था के स्थायी प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं? अध्यक्ष। फिर है कि यहाँ पे दिया था ... कि आपसे सादर है। तो यहाँ पे आपसे सादर अनुरोध है होना चाहिए। ऐसे प्रश्न यूपी में नहीं आते हैं, बाकी दिल्ली में, बिहार में हर जगह आते हैं। वाक्य पूर्ति के लिए दे देता है, तो ये होगा। चलिए फिर आते हैं, बहुत अच्छा कथन है एक, और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कथन है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। तो ये कथन कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। अगला है वह अगले साल आएगा। इसमें कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें अधिकरण कारक है। इसे बहुत लोग आपादान लगा देते हैं। बहुत लोग क्या, मैं भी स्टार्टिंग में आपादान ही लगाती थी। फिर जब पढ़ते पढ़ते हुआ कि वह अगले साल में आएगा, में यहाँ पे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है ना, तो ध्यान देना है। फिर है कि सूर्य है, शशि है, बृहस्पति है, मोती है, तेली है। तो इसमें लिंग बताना था। तो सूर्य में पुल्लिंग है, शशि में भी पुल्लिंग है, बृहस्पति में भी, मोती में भी, तेली में भी क्या है? पुल्लिंग है। फिर है वाच्य बताना था इस पंक्ति में कि वह इतना दुर्बल हो गया है कि उससे उठा भी नहीं जाता। कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है, क्योंकि भाववाच्य क्या होता है? नकारात्मक होता है, उठा भी नहीं जाता। तो नहीं आ गया ना, तो ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। ठीक, तो आपको ध्यान देना है। फिर है बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसा पद समूह, व्याकरण आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, कि ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो। विकल्प में दे देगा पदबंध और वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नहीं, तो आपको ध्यान देना है, जो वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहा जाता है। ठीक, तो उपवाक्य आप ध्यान देंगे। अब आते हैं सिंहावलोकन करना। सिंहावलोकन करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना को हम कहते हैं सिंहावलोकन करना। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा भी है, 3 खंडों में है। फिर है मंद का विलोम बताना है कि मंद का विलोम क्या होगा। तो मंद का विलोम होगा द्रुत। ठीक, आप लोग इसे नोट करिएगा, नोट करके और इसे आप लोग भी पढ़ा करिएगा डेली। ठीक, फिर आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। मंद का विलोम होगा द्रुत।
फिर है छो। छो का समानार्थी क्या होगा? तो छो का समानार्थी होता है ममता। क्या होता है? ममता। ममता कहानी भी है प्रसाद का, तो छो का समानार्थी ममता होता है। फिर है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो ने परसर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली में। फिर ऐसे भी प्रश्न बनता है कि किस बोली में ने परसर्ग नहीं लगाया जाता है? तो अवधी भाषा में ने परसर्ग नहीं लगाया जाता है, ये खड़ी बोली में लगाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए ये। फिर है निष्कर्ष का समानार्थी शब्द क्या है? तो निष्कर्ष का समानार्थी शब्द है वो है नतीजा। क्या है? निष्कर्ष का समानार्थी नतीजा है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर है भास का ऐतिहासिक नाटक। तो भास का ऐतिहासिक नाटक है स्वप्नवास दत्तम। क्या है? स्वप्नवास दत्तम है। फिर है एक पंक्ति है और उसमें पूछता है कि ये पंक्ति किस भाषा से है? तो एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ये किस भाषा से है? अवधी भाषा से। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, अवधी भाषा से ये पंक्ति ली गई है। फिर नेक्स्ट पंक्ति है हमारी कि मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें अलंकार बताना है, तो यहाँ पे मुखबाल रवि सम आ गया, तो जहाँ पे सम सा ये सब आ जाते हैं वहाँ उपमा होता ही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। फिर है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो हार। हार जो है ना, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ठीक, तो ध्यान देना है। फिर पूछा गया है 2 गज की दूरी। देखिए इसे आप ध्यान दीजिए। 2 गज की दूरी कहानी किसकी है? ममता कालिया की है। 2 गज की दूरी कहानी ममता कालिया, ध्यान देना है। 2 गज की दूरी ममता कालिया ने लिखा है। फिर है पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। दिया है नाना। नाना का अर्थ होता है अनेक और दूसरा होता है माँ के पिता, तो बिल्कुल सही है ये तो। सैंधव का दिया है नमक भी हो जाता है एक सैंधव और एक घोड़ा भी होता है पर्यायवाची। नाक का स्वर्ग भी होता है पर्याय और नासिका भी होता है। लेकिन अयन का गलती दिया है, अयन का दिशा और वन नहीं होता है। ठीक, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ए, सी और डी सही है। फिर है अगला कि उधा मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। इसमें कौन सा अलंकार है? कि उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी, तो इसमें रूपक अलंकार है। फिर है वे नायाब औरतें आत्मकथा। वे नायाब औरतें आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है मृदुला गर्ग का। तो 2 नई रचनाएं आपको मिला होगा, एक 2 गज की दूरी ममता कालिया और वे नायाब औरतें आत्मकथा मृदुला गर्ग। ये नई नहीं है, बहुत लोग इसे पढ़ के बैठे हैं, तो नया मत समझिए। ठीक, तो वे नायाब औरतें आत्मकथा मृदुला गर्ग का है। फिर ये भी पूछता है कि वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है। कुछ शब्द हैं जिनका हमेशा शुद्ध पूछता है, जैसे जिजीविषा हो गया, मुमूर्षु हो गया, वाल्मीकि हो गया, और हमें लगता है कि ये तो कई बार पूछा है, हम जानते ही हैं, लेकिन जब 4 विकल्प देखते हैं तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता चलता है गलती लगा के आ जाते हैं। तो शुद्ध शब्द है वाल्मीकि। ठीक, वा रहेगा, आधा ल रहेगा, म पे बड़ी की मात्रा और क पे छोटी की, वाल्मीकि, तो ध्यान देना है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और इन्हीं को बचाने को आपसे कहा जाता है। फिर है अगला कि भारोपीय परिवार के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि वैदिक संस्कृत इसकी प्राचीनतम भाषा है, तो सही है ये तो। फिर है कि तमिल तेलुगु इसी परिवार की भाषाएं हैं, गलत है। तमिल तेलुगु भारोपीय परिवार की नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, तो हमें दूसरे ऑप्शन में ही गलती मिल गया। फिर केंतु अम शतम भारोपीय परिवार के 2 वर्ग हैं, सही है। अंग्रेजी इसी परिवार की भाषा है, ये भी सही है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा कि सुंदर है सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इनमें कौन सा काव्य दोष है? तो काव्य दोषों से भी प्रश्न आते हैं, आपसे पूछेगा काव्य दोष काव्य गुण, एक आध प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान दें। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में अधिक पदत्व दोष है। फिर वयम रक्षामा की विधा पूछा था,
वयम रक्षामः क्या है, तो ये उपन्यास है। कुछ फेमस रचनाएं हैं जिनकी विधा भी पूछता है, लघु विधाओं में भी विधा पूछ लेता है। तो वयम रक्षामः उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। अगला है हमारा प्रश्न कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। ये कौन कहता है कि कविता जो है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, तो ये महादेवी वर्मा कहती हैं। फिर महादेवी वर्मा ने ही कहा है कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है और कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, ये भी महादेवी वर्मा कहती हैं। अज्ञेय कहते हैं कि कविता दो शब्दों की निरवता में बहती है, ठीक। और महावीर कहते हैं कि कविता सबसे प्रभावशाली रचना है। तो ये सब कुछ कथन है जो मिलते जुलते हैं, मैंने बता दिया। तो कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है महादेवी वर्मा। फिर है सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई, ये किसकी पंक्ति है, सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई, तो ये पंक्ति है चिंतामणि की। फिर है कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, तो कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। कितने, 6 भेद, ध्यान देना है। फिर है वामन के अनुसार रीति के प्रकार बताइए, तो वामन के अनुसार रीति के 3 प्रकार हैं। कितने, वामन के अनुसार रीति के 3 प्रकार हैं, ध्यान देना है। फिर है बड़े न होजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए कह धतूरे सो कनक, ये जो पंक्ति है ना, इसमें अलंकार पूछा था पेपर में, तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। अलंकार का जितने भी परिभाषाएं सब पूछी गई हैं एग्जाम में, और सभी अलंकारों की अर्थांतर, परिसंख्या, दृष्टांत, यमक, श्लेष, तो मैंने उसको एक जगह छाट के यूथ से और कराया है, वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, दिख जाएगा। नहीं तो मैं इसी क्लास के कमेंट में उसको लगा दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वहाँ से। उसको आप याद कर लेंगे ना, 40-42 होगा, तो समझिए कि फिर अलंकार की परिभाषा आप कभी गलती नहीं करेंगे, चाहे भारी अलंकार का पूछे चाहे आसान अलंकार का। तो आप वहाँ से उसे ज़रूर देखिएगा अगर चाहते हैं अपने प्रश्न बचाना तो, और आपको कन्फ्यूजन होता है तो, नहीं होता है तो भी एक बार ज़रूर देखिएगा उसे। फिर है पितृ अनुमति में संधि, तो पितृ अनुमति में यड़ संधि है। कौन सी है, यड़ संधि। फिर है कृति और कृतिकार संस्मरण, अभी हमने इनकी आत्मकथा देखा था मृदुला गर्ग का, सोचिए कौन सी आत्मकथा देखा था। अब संस्मरण देखेंगे कृति और कृतिकार। फिर है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे एक शब्द में हम अनुगृहीत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगृहीत। और विकल्प में अनुग्रहित भी दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुगृहीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकारोह रूप है, आपको शब्द रूप धातु रूप याद होने चाहिए। तो अकारा रूप है कृ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ से आपको इस क्लास को देखेंगे तो आपको पूरे सिलेबस का आइडिया हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस आपके दिमाग में घूमेगा। अरे हमें तो धातु भी पढ़ना है, हमें संस्कृत भी है, थोड़ा थोड़ा आपको सब चीज़ें पढ़नी है। केवल एक चीज़ पे केंद्रित होंगे तो वही होगा, एक चीज़ से तो नौकरी मिलता नहीं, एक चीज़ से तो वो पूछेगा नहीं। 125 प्रश्न पूछना है, वो हर जगह से पूछेगा, तो आप हर जगह से तैयार होके जाइए। तो शब्दार्थो शरीरम तावत काव्यम, ये है आनंदवर्धन का। किसका है, आनंदवर्धन। फिर है मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं, तो मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। भरत मुनि ने 10 माना है, वामन ने 20 माना है, भोज ने 24 माना है, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने 3 माना है। फिर है बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कामता प्रसाद गुरु में ये दिया हुआ है और आने वाली परीक्षाओं में पूछेगा ये कि उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के 2 भेद कौन से हैं। और विकल्प में ऐसे देता है लघु गुरु, अल्प प्राण, महाप्राण, सघो सघो, सब वहीं पे आप चकरिया जाएंगे कि हम क्या लगाएं। ऐसे तो लगेगा कि अरे हमको पता है। तो ध्यान देना है कि उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं, लघु और गुरु, ठीक। कालमान के अनुसार तो लघु और गुरु। फिर है ये भी टीजीटी में आया हुआ है ये तो बहुत बार, कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका संस्कृत अनुवाद बताइए। 1-2 संस्कृत अनुवाद भी पूछ लेता है। इंटर की एक संस्कृत की किताब आती है संस्कृत कल्पद्रुम व्याकरण के लिए, तो आप वहाँ से अनुवाद 3-4 पेज दिया है, पढ़ लेंगे, उसी में से कोई आपको पूछ देता है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं
और जितना अब तक पूछे जा चुके हैं, यूथ उठाइए, संस्कृत व्याकरण उठाइए, जितना पूछे जा चुके हैं अनुवाद सबको रट जाइए। समझिए मत, संस्कृत का पेपर हमें थोड़े देना है कि पूरा हमको एकदम नियम आना चाहिए, ठीक। और अगर सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, पर नहीं सीख सकते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे समय देना है, ये हमें पता होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं एकदम भाग जाते हैं टॉपिक से, अब सोचते हैं कि अब जो पढ़ना है एकदम उसके अंदर तक जाओ, खोखला करके पूरा एकदम जान जाओ विस्तार से, पता चलेगा पेपर में पूछेगा ही नहीं। तो आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछे जाएगा, आप वहाँ सही कर लें। तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। फिर है बक्ष, आज्ञा, मुँह, बस, बंस। ये कैसे शब्द हैं? बक्ष हो गया, आज्ञा हो गया, मुँह हो गया, बंस हो गया। तो ये अर्ध तत्सम शब्द हैं। कैसे है? अर्ध तत्सम। फिर है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो ये शुद्ध है। इसका गलत रूप क्या देता है? दे देता है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। अब अनेक का अनेकों कर देंगे तो गलत ही होगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक। फिर है, ब्रेक कर दिया जाए यहीं पे? नहीं, चलिए देख भी लेते हैं, इस पेज को भी देख लेते हैं। कुछ शब्द भी पूछे जाते हैं विदेशी भाषाओं के। तो अदालत किस भाषा का है? मुकदमा, सिफारिश, तारीख। तो ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। अदालत हो गया, मुकदमा हो गया, सिफारिश, सिफारिश लोग गलती कर देते हैं, फारसी लगा देते हैं। तो सिफारिश, तारीख, मुकदमा, ये सब अरबी है। फिर है गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दुकान, आदमी। तो ये सब फारसी है। क्या है? फारसी है। फिर हो गया फंड, फीस, समन, लालटेन, स्कूल। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फिर है गमला, आल्पिन, तौलिया, तंबाकू। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिर है कि भिखारी दास की प्रमुख काव्य शास्त्रीय रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय है। भिखारी दास की प्रमुख काव्य शास्त्रीय रचना काव्य निर्णय। फिर है यतश्च निर्धारणम में विभक्ति बताइए। तो यतश्च निर्धारणम में सप्तमी विभक्ति होती है। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें पूछता है विभक्ति, तो उसका भी मैं सोची एक शॉर्ट में वीडियो बना दूं, ताकि जो लोग समझते हैं, जिनको सिलेबस का ज्ञान है, जिनको पता है कि प्रश्न कहाँ से बने, कम से कम वो तो उसका फ़ायदा ले लें। बाकी तो जो नहीं जानते हैं वो नहीं ये देखेंगे। तो जिनको पता है कि ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, यतश्च निर्धारणा में विभक्ति बताइए, समयानिक्सा में विभक्ति बताइए, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो लेकिन ये सब की संख्या लिमिटेड ही है, 10, 12, 13 है। उन्हीं में से किसी को पूछना है, पर हम नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो कठिन लगता है। पर उन 10-12 को याद कर लेंगे, फिर आप कभी गलती कर ही नहीं पाएंगे। तो यतश्च निर्धारणम में सप्तमी विभक्ति है, ध्यान देना है। फिर बहुत अच्छा प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार सब स्वर अल्प प्राण हैं? वैसे तो वास्तव में भी स्वर अल्प प्राण ही हैं, लेकिन कुछ लोग महाप्राण भी बता देते हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सब स्वर, सभी स्वरों को ये अल्प प्राण बताए हैं, ठीक, कि सब स्वर अल्प प्राण है। कौन कहता है? कामता प्रसाद गुरु। फिर है अधिष्ठ स्थाना कर्दम में विभक्ति बताइए। तो इसमें जो विभक्ति होगा वो द्वितीय होगा। अभी मैंने कहा ना कि इसमें का आपको बताना है, देखेंगे। तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगा। यतश्च निर्धारणा में सप्तमी है, अधिष्ठ स्थाना कर्म में विभक्ति द्वितीय है। फिर यहाँ पे पूछा है गविश में संधि। तो गविश में अयादि संधि होगा, गो प्लस ईस। तो कौन सी संधि? अयादि। फिर है परमानंद के शिष्य। परमानंद किसके शिष्य थे? तो आपको पता है वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, जिनमें से परमानंद भी शामिल हैं। फिर देखिए भिन्ना थाना भय हेतु, भित्राथाना भय हेतु में विभक्ति बताइए। तो इसमें पंचमी विभक्ति होगा, ठीक। ये बहुत पूछा जाता है, आप उठा के प्रीवियस ईयर देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं ये पूछा ही गया है। एक ही प्रश्न आएगा। तो यही सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनकी संख्या लिमिटेड है, आप इनको याद कर सकते हैं। जब आप उतना बड़े चीज़ें याद कर करके बैठे हैं तो इनको आप क्यों छोड़ रहे हैं? मान लीजिए पेपर में आगे आप गलती कर दिए तो इग्नोर ना करिए, इन्हें भी याद करके तैयार रहिए। फिर त्रिवेणी में कौन कौन से कवि आते हैं? तो त्रिवेणी में आते हैं जायसी, सूर, तुलसी। पूछा जाता है, ध्यान दें, त्रिवेणी में जायसी, सूर, तुलसी आते हैं। फिर कौन कथाकार नहीं है? आपके सामने विकल्प रहेगा 4 ठो। तो निर्मला जैन जो है, ये आपको ध्यान देना है, ये कथाकार नहीं है। कृष्णा सोबती हो गया, मृदुला गर्ग हो गया, ममता कालिया हो गया, ये सब कथाकार हैं, लेकिन निर्मला जैन कथाकार नहीं है।
फिर है काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में है? तो काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण सूरजमुखी अंधेरे का लिखा है कृष्णा सोबती ने, इसी में किया गया है। फिर है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। फिर है नद्युर्मी का विच्छेद बताइए। नद्युर्मी का विच्छेद क्या होगा? तो नद्युर्मी का विच्छेद होगा नदी प्लस उर्मी। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, पर मैंने इसे क्यों लिखा पता है? क्योंकि उर्मी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। आपको लगता होगा कि हम नहीं कंफ्यूज होते हैं, पर जैसे मेन पेपर में आप बैठेंगे ना, वहाँ आपके सामने जब उर्मी आएगा ना, तो कितने भी पढ़े हो आप, पर एक पल के लिए आप डर जाएंगे कि ये वाली उर्मी लगाए कि ये वाली। तो नदी प्लस उर्मी बड़ा ऊ होता है उर्मी में। ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। तो कहाँ कन्फ्यूजन होता है ये मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ समस्या आती होगी सबको। ठीक, तो नद्युर्मी का जो विच्छेद है नदी प्लस उर्मी, इसी को कहा जाता है। ये सब छोटे प्रश्न हैं, इसे आपको बचाना है, आपको ध्यान देना है। नदी प्लस उर्मी का विग्रह ऐसे होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस क्लास से आपको कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, और क्लास अच्छी लगी होगी तो आप सभी के यहाँ शेयर करें। बहुत कम लोग देखते हैं, तो आप सभी के यहाँ शेयर करेंगे और सभी लोग जुड़ेंगे। सबको लाइव क्लास में भी जुड़ना है। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।